हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग स्टार्ट किया था। गालिबन हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था, यहाँ तक हमने इसको स्टॉप कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लिमिटिंग फैक्टर्स हमें स्टार्ट करना था, यस। हम्म। सो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर का, जो हमने शॉर्ट टर्म डिसीजंस में क्या क्या देखा। बेसिकली इस चैप्टर का जो नाम है शॉर्ट टर्म डिसीजंस, यानी कि कोई भी फैसला इदारा लेता है तो वो किस बेसिस पे लेगा। स्पेशली द शॉर्ट टर्म डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका फंडामेंटल या उनका लेने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। वो विजनरी बेस पे होता है, वो स्ट्रैटेजिकली होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म इट कैन बी फॉर 10 years, इट कैन बी फॉर 20 years, इट कैन बी फॉर नेक्स्ट 100 years। द लॉन्ग टर्म इज इनफाइनाइट। वेरएज शॉर्ट टर्म जब भी वर्ड आ जाएगा, इसको समझिए कि 1 साल के अंदर अंदर, ये विद इन 1 year का कोई फैसला है, ये विद इन 2 years का कोई हम्म। फैसला है। वेरी शॉर्ट टर्म, कि बस अब हमें अगले 6 महीने में क्या फैसला लेना है। तो ये फैसले क्या हम अपनी मन मर्जी से करते हैं, या कोई भी लीडर और इदारे का जो ओनर है वो अपनी मन मर्जी से करते हैं? तो यस, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखें तो वो अपनी मन मर्जी से कर रहा होता है, जब तक उसका बिजनेस या तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे हो, या उसका बिजनेस जो है सेठिया टाइप हो। अगर हम पाकिस्तान कल्चर की बात करें, सेठिया टाइप यानी उसको उसके डिसीजंस को क्वेश्चन करने वाला कोई भी नहीं है। और इसलिए नहीं है, आप मुझे बताओ अब्दुल्ला, क्यों नहीं है सेठिया कल्चर में कोई क्वेश्चन करने वाला, क्यों नहीं? और यार उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे चलाए, उसका बिजनेस है। ठीक है, उसकी मर्जी है, उसका बिजनेस है, तो असल चीज क्या है कि क्यों लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये उसी का बिजनेस है, तो वो जो पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं, सवाल समझो। मेरा सवाल ये, फॉर एग्जाम्पल मैं ओनर हूँ बिजनेस की, तुम हम्म। एम्प्लॉय हो। तुम क्यों मानोगे या एक्सेप्ट करोगे इस बात को कि मैं ओनर हूँ, और तुम क्यों मेरे डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते? या हो सकता है तुम मेरे कजन हो और तुम भी इस बिजनेस में काफी इंटरेस्टेड हो, लेकिन तुम मेरे क्वेश्चंस को मेरे डिसीजंस को सवाल नहीं कर रहे। क्यों? उसके पीछे अहम रीजन क्या हो? या तुम्हारा भाई, इसको अपने ऊपर रख के सोचो, तुम्हारा बिजनेस है और तुम्हारा भाई भी है, और ये जो तुम्हारा बिजनेस है ये बेसिकली तुमने अब्बा के थोड़ा बहुत सपोर्ट से स्टार्ट किया है इसको, और तुम्हारा भाई तुम्हारे किसी भी डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर रहा। कर तो सकता है वो, आपने तुम्हारा भाई है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो उसका अहम रीजन क्या होगा? एक मेजर रीजन क्या होगा कि कोई आपके डिसीजन को, सेठिया कल्चर के डिसीजन को, सेठ के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर रहा? पैसे सेठ के हाथ से जाते हैं इसलिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि सारा कैपिटल, सारा माल, सारा पैसा, सब कुछ जब सेठ का है तो किसी और को मतलब राइट ही नहीं है कि वो क्वेश्चन करे। या तो आपने, किसी और ने पैसा लगाया, जब सारी बात ही पैसे की है, जो पैसा लगाएगा हम्म। ओनरशिप उसकी है, जो पैसा नहीं लगाएगा वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। गेटिंग द सही पॉइंट? बात। तो ये उस लेवल तक की बात है कि जिस लेवल तक आपका इदारा, आपका बिजनेस एज अ कंपनी रजिस्टर ना हुआ हुआ हो, या रजिस्टर हुआ हुआ है लेकिन आपका जो रेवेन्यू या टर्नओवर है वो एक लिमिट में है, और आप एज अ सेठ अपने बिजनेस को बहुत स्मूथली रन कर रहे हैं। स्मूथली इन द सेंस कि आपको जरूरत नहीं महसूस हो रही कि मुझे फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैं शेयर्स शेयर्स लूं मार्केट से, शेयर्स दूं हम्म। मार्केट में और वहां से पैसा उठाऊं। आपको नीड नहीं फील हो रही कि मैं बैंक से लोन लूं, आपको नीड नहीं फील हो रही कि मैं एक और पार्टनर ऐड करूं बिजनेस में ताकि वो भी अपना कैपिटल लाए। तो जब तक आपको वो नीड फील नहीं हो रही, आप अपना सेठिया कल्चर, अपना माल, अपनी जान लगा करके चला सकते हो, फिर अपनी जो मर्जी आए करो। हाउ एवर, जैसे ही ये सेठिया कल्चर वाला बिजनेस थोड़ा सा एनहांस होता है, बड़ा होता है, बड़े लेवल पे जाता है, बड़े पैमाने पे जाता है, तो बड़े पैमाने में जाने
पर जाने का पहला स्टेप यही होता है कि आप कैपिटल कहीं और से भी लाते हो। अब वो कहीं और से कहाँ से हो सकता है? वो स्टॉक मार्केट से हो सकता है। वो कहीं और से कहाँ से हो सकता है? आप किसी बैंक से। पार्टनर को ज्वाइन इन कर लो, ज्वाइन करवा लो, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स ज्वाइन करवा लो, हम्म। या आप बैंक से लोन ले लो, ठीक है। तो ये हम्म। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मजीद कैपिटल लाते हो। तो जब आप मजीद कैपिटल लाते हो तो वो कैपिटल सिर्फ नहीं आता, उसके साथ साथ कौन आ जाते हैं? मजीद स्टेक होल्डर्स। लोग। हाँ, स्टेक होल्डर। जब स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे तो स्टेक होल्डर तो फिर सवाल करेगा, तुम्हारे हर डिसीजन को क्वेश्चन करेगा। तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, और ये क्यों लिया, और ये क्यों लिया, और ये क्या सोच के लिया, और वो क्या सोच के लिया। तो हमें यूजुअली एफएम के हम्म। लेवल पे मैं ये स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटिंग की दुनिया ऐसी बनाई गई है कि उसमें ये माना जाता है और ये हमें सिखाया जाता है और इसको प्रैक्टिस किया जाता है कि आप कोई भी डिसीजन अपने मूड के ऊपर नहीं लो। देर इज नो सच थिंग एज मूड बेस्ड डिसीजंस। you have to take your हम्म। decisions, you have to take your decisions on the basis of on the basis of some accounting techniques, some scientific techniques। हमारे लिए वो वर्ड अकाउंटिंग टेक्निक्स है, लेकिन अगर किसी और को समझाया जाए तो कोई साइंटिफिक टेक्निक इसको बैक कर रही है। और वो फाइंड आउट करके, वो कैलकुलेशन करके फिर हम डिसाइड करेंगे कि आया कि हमें ये फला सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें फला प्रोडक्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, हमें एक और ब्रांच खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए। तो ये सब हम ऐसे अपने, मेरा दिल चाह रहा है, मेरा स्कूल इतना अच्छा है, इस ब्रांच में है मेरा इंस्टीट्यूट, चलो मैं सदर ब्रांच भी खोल लूं, चलो मैं क्लिफ्टन ब्रांच भी खोलूं। नहीं भाई, नंबर्स दिखाइए, फीजिबल कितना है, आप एक्सपेंस बेयर कर सकेंगे, आप सैलरीज बेयर कर सकेंगे, डिमांड है उस जगह पे, फीजिबिलिटी है, रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये सब जाने बगैर कैश फ्लो शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत तो है, कोई बैंक की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अगर हम ये अगर हम ये डिसीजन लेते हैं न्यू न्यू ब्रांच खोलने की, तो इससे क्या हम प्रेशर में तो नहीं आ जाएंगे? इस वक्त इकोनॉमिकल हालात दुनिया के चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल हालात हम्म। चल रहे हैं, जो वॉर बेस्ड हालात चल रहे हैं, पेट्रोल शॉर्ट है, तो क्या ये वायबल होगा? ये सारी चीजों का हमने एनालिसिस, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और उस रिपोर्ट और वो अकाउंटिंग टेक्निक्स के नतीजे में जो रिजल्ट आपके पास शो हो रहा होगा, उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आया कि ये काम करना है या नहीं करना। तो ये हम्म। सारी जो बात गुफ्तगू हुई है ये डिसीशंस के ऊपर हुई है। अब डिसीशंस दो बिल्कुल। तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। इस वक्त तो हम लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रहे, इस वक्त हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म डिसीशंस। और शॉर्ट टर्म डिसीशंस में भी हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, जिसको हम क्विक रिव्यू लेंगे। बेसिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन होता क्या है? शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है ये किसी भी इदारे के लिए कि जो नंबर वन, विद इन 1 ईयर लेना हो, नंबर टू फौरन लेना हो, यानी कि विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स हमें ये डिसीजन लेना है कि फला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें नहीं करें, या हमें ये डिसीजन लेना हम्म। है कि हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आया हुआ है, यानी कि ये मशीन जो इस वक्त काम कर रही थी हमारे फैक्ट्री में वो खराब हो गई है। हमें बस दो ऑप्शंस हैं, या तो उस मशीन को रिप्लेस कर दें, हम्म। रिप्लेस करके न्यू मशीन लेकर आए, विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर इस मशीन को हम्म। रिपेयर करवा लें। गेटिंग द पॉइंट अब्दुल्ला? तो ये दो, हाँ, और दोनों जल्दी जल्दी कराना है दोनों का। रिप्लेस कर लें या रिपेयर कर लें, लेकिन अब वो भी हमारी मन मर्जी नहीं चलेगी। डू द कैलकुलेशंस, क्या रिपेयर करना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है, या रिप्लेस करना? तो वी विल हम्म। कैलकुलेट। तो यहाँ बिल्कुल। पर चीज आ जाती है रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं फ्यूचर में होने वाला कैश फ्लो बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो जो डिसीजन लिया जा रहा है वो हम डिसीजन लें या नहीं लें, हम पहले चेक कर लें कि हमें एडिशनल खर्चा कितना पड़ जाएगा, हमें फ्यूचर कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें, और वो वाकई में क्या हमारी हमारी जेब से जा रहा होगा। यस, इंक्रीमेंटल होगा, यानी हमारा इस वक्त एग्जिस्टिंग खर्चा है फॉर एग्जांपल $20,000, तो क्या ये हमारे एग्जिस्टिंग खर्चे को बढ़ाएगा या घटाएगा?
तो अगर ये फ्यूचर में हो रहा है, और अगर ये कैश फ्लो है, और अगर ये इंक्रीमेंटल है, और अगर ये डायरेक्टली आपके उस डिसीजन के नतीजे में हो रहा है, तो दैट्स योर रेलेवेंट कॉस्ट। तो फिर आप उसको यूज करोगे टू कंपेयर कि भाई आया कि मुझे डिसीजन लेना है या नहीं लेना, मेरी रेलेवेंट कॉस्ट इतनी आ रही। इसको हमने एक बेसिक मिसाल से समझा था कि जब आपने डिसीजन लेना था कि भाई मैं क्या स्टार्ट करूं, ईसीसीए पढूं, बीबीए पढूं, बीकॉम पढूं, सीए करूं, तो हम्म। आपके पास बहुत सारे हम्म। ऑप्शंस थे। तो यकीनन आपने उसको हम्म। एनालाइज किया होगा, प्रोज एंड कॉन्स निकाले होंगे, और प्रोज एंड कॉन्स इस हम्म। शक्ल में निकाले होंगे कि भाई मेरे पास मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, कि मैं कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फ्रूटफुल हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फ्रूटफुल हो, मिनिमम कॉस्ट बेयर करनी पड़े और ज्यादा रिटर्न हो। उस बेस पर आप, हम्म। ये तो एक लेमैन भी बताएगा। ये एक लेमैन भी, अगर हम लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, क्योंकि देखो लेमैन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा तो बिजनेस ओनर का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा, क्योंकि बिजनेस ओनर बनने से पहले एक इंसान है जो कि एक लेमैन की तरह सोचता है, सबसे पहले, हम्म। बाय डिफॉल्ट। उसके बाद फिर वो एक बिजनेस ओनर की तरह सोचता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, आप शॉपिंग के लिए जाते हो, आपके पास 10,000 रुपए ईदी जमा हुई है। अब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आपको कोई अपने लिए अच्छी सी शर्ट लेनी है। अब आपको पता है ओकेजन क्या है, आपको पता है आपका बजट क्या है, आपको पता है आपकी पसंद क्या है। आप जाते हो हम्म। शॉप्स में, आप सिर्फ एक शॉप में जाके सेटिस्फाई तो नहीं होते ना, कम से कम दो तीन जगह हो जाके जाता चेक करते हो, सबकी प्राइसेस कंपेयर करते हो, और फिर अपने आप से क्वेश्चन करते हो। आखिर में क्या क्वेश्चन करते हो, यार है, ये लेना चाहिए या नहीं। ये 5,000 की टी शर्ट, ये 5,000 की शर्ट है, इज इट वर्थ इट? ये क्वेश्चन आता है नहीं कहीं नहीं, ना मैं कहीं, मैं क्यों मैं नहीं? एक ही जगह से ले लेता हूँ। जी बताएं क्या। मैं एक ही जगह से ले लेता हूँ। अच्छी बात है, एक ही जगह से ले लेते हो, मगर एक ही आर्टिकल देख के तो नहीं ले लेते ना, दो तीन आर्टिकल्स होंगे। उनकी हाँ, दो आर्टिकल तो चीजें देखना पसंद आ रही होती हैं, एक रेड एक ब्लू, अच्छा रेड होता ले है। हाँ। ले, अच्छा कौन सा, इज इट वर्थ इट? रेड ले लूंगा तो सिर्फ इस ओकेजन में पहन पाऊंगा, ब्लू ले लूंगा तो ऑफिसेज में भी पहन लूंगा। आती है ये थॉट। हम्म। यू आर, जी हर जी। पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से आप अपने उस लेने वाले डिसीजन को एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और फिर जाके कहीं अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इसकी क्वालिटी हम्म। तो 2,000 वाली है, मगर ये 5,000 इसका टैग है, तो क्या ये वर्थ इट है? और यही क्वालिटी से मैं कहीं और से ले लेता हूँ। ये सारे सवालात आएंगे आपके जहन में एक छोटा सा डिसीजन अपनी आउटफिट के हवाले से, छोटा सा डिसीजन। अब आप इसी छोटे से डिसीजन को बड़े लेवल पे ले जाएं, बिजनेस पे ले जाएं, कि बिजनेस ओनर हम्म। अगर अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन लेना चाह रहा है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रहा है, या फिर कोई छोटा सा खर्चा करना चाह रहा है, तो वो उस पर सोचेगा, हर एंगल से सोचेगा, एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा, फिर कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस करेगा कि कॉस्ट इसकी ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है, और हर एंगल से इसको चेक करेगा कि ये वर्थ इट है या नहीं। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतना करना, यानी कि अगर इसको हम अकाउंटिंग की भाषा में कहें, आरओआई निकालेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम्म। तो उसको पता चलेगा कि ओके, शुड आई टेक दिस डिसीजन और नॉट। हाउएवर ये सब पता लगाने के लिए उसको इस बात का पता होना जरूरी है कि उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, यानी कि उस डिसीजन के नतीजे में उसको क्या क्या खर्चा बेयर करना पड़ेगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? हाँ। फ्यूचर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सम कॉस्ट किसे कहते हैं? पास्ट कॉस्ट को। कमिटेड कॉस्ट किसे कहते हैं? जो ऑलरेडी उस डिसीजन लेने से पहले ये कमिटमेंट हो चुकी है। ये जो डिसीजन आप ले रहे हो सकता है कोई नई मशीन खरीदने का डिसीजन है, लेकिन कमिटमेंट आपकी एक हो चुकी है, वो क्या है कि फला बैंक से लोन लिया था और उस पे इंटरेस्ट देना ही देना है। तो वो तो आपको हर महीने इंटरेस्ट देना ही देना है, क्योंकि आपका लोन कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, और कमिटेड कॉस्ट आपको बेयर करनी ही करनी है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू टेक दैट डिसीजन और नॉट। सो दैट does not become your relevant cost. Committed cost relevant cost नहीं होती, sunk cost relevant cost नहीं होती, आपकी notional cost relevant cost नहीं होती। notional cost किसे कहते हैं अब्दुल्ला? हम्म। वो हिडन कॉस्ट होती। hidden नहीं है, याद करो मैंने कौन सी नोशनल कॉस्ट। एग्जांपल दी थी notional cost के लिए। हम्म।
अरे वो वाली जो मतलब आपने बताया था, जैसे मेरे बाबा से दुकान ली हुई है यस, और एग्जैक्टली। सही है, समझ गया। जिसमें आपका एक्चुअल में कोई भी पैसा जेब से नहीं जा रहा। हाउ हम्म। एवर अगर आप कहीं और से लोगे तो जेब से पैसे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये ठीक नोशनल है। कॉस्ट हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, Then, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपने छोड़ा उससे हासिल होने वाला बेनिफिट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दो शर्ट्स ले रहे थे ना, रेड और ब्लू। अगर आपने ब्लू को हम्म, सिलेक्ट कर लिया और रेड को छोड़ दिया तो रेड से हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन को आपने छोड़ दिया। हम्म, दैट्स योर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। कॉस्ट। आपने एसीसीए को चूज कर लिया तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था आपका वो आपने छोड़ दिया। तो उससे हासिल होने हम्म, वाले बेनिफिट्स को आपने अलाफिस कर दिया। दैट्स योर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। कॉस्ट। अब आइए, इसको हम इस तरह से देख रहे थे एक सब एग्जाम्पल के थ्रू। Suppose that there are three options A, B, C, only one of which can be chosen. Net profit from each would be $80, $100, $70. Since only one option can be selected, option B would be chosen because it offers the biggest benefit. How? आपने प्रॉफिट लिया फ्रॉम ऑप्शन बी, आपने उसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिडक्ट किया जो कि नेक्स्ट या सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव से आपको मिलना था, $80। तो डिफरेंशियल बेनिफिट आपने निकाला कि बी को सिलेक्ट करने के लिए मेरा जो एडिशनल बेनिफिट मुझे बी से मिल रहा है वो 20 का है। क्योंकि 80 तो मुझे ठीक है। ए से भी मिल रहा था, तो 80 से ज्यादा मुझे बी में मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? दैट इज 20। दैट्स योर हम्म, डिफरेंशियल बेनिफिट ऑफ ऑप्शन बी। इस तरह का हमने सवाल किया था। फिर अब हम नॉन रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट, जो कि नॉन रेलेवेंट है, वो संक कॉस्ट है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू। If the materials did have a scrap value of say $300, then the relevant cost to the job would be the opportunity cost of being unable to sell them for scrap $300। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी मतलब होती है। समझ नहीं आया। समझा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो रॉ मटेरियल है, ठीक है? हम्म, आपके पास दो रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल ए है, एक रॉ मटेरियल बी है, ठीक है? अब आपके ठीक है। पास रॉ मटेरियल ए और बी फारिग है, दोनों फारिग पड़े हुए हैं, ठीक है? और आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है या एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट एक्स। और आपको पता चला कि प्रोजेक्ट एक्स को बनाने के लिए यू नीड ए, यू नीड बी, दोनों चाहिए। हाउएवर प्रोजेक्ट एक्स को बनाने के लिए आपको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, दोनों चाहिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट एक्स आपको नहीं मिलता तो आप ये ए और बी का क्या करते? तो पता चला कि प्रोजेक्ट एक्स अगर नहीं मिलता तो ए और बी को आप स्क्रैप करने वाले थे। क्या करने वाले थे? स्क्रैप करने वाले थे। स्क्रैप। तो स्क्रैप करने के नतीजे में आपको कुछ अमाउंट तो मिलती ना। ए को बेच हम्म, करके फॉर एग्जाम्पल आपको ₹50 मिल रहा है, बी को बेच करके 20 मिल रहे, ठीक है? तो ये स्क्रैप वैल्यू जो हो गई 50 एंड 20, दैट इज 70। ये आपकी हो हम्म, गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अगर अब आप डिसीजन लेंगे कि नहीं प्रोजेक्ट एक्स में इसको यूज करना है, तो अब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 70, जो कि आप डिडक्ट करेंगे इसकी बेनिफिट से। हम्म। तो ये बात यहाँ पे कॉस्ट बता। की वैल्यू हो गई, स्क्रैप वैल्यू, एक तरह से। स्क्रैप वैल्यू, यस। हो सकता है यहाँ पे वो स्क्रैप नहीं करता, वो बोलता कि नहीं, हाँ। ये जो रॉ मटेरियल ए और बी है ये मैं ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग काम में यूज कर रहा हूँ, और हम्म, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। और वाई मार्केट में मुझे, जब मैं सेल करता हूँ तो मुझे वाई से 50 पर यूनिट प्रॉफिट मिलता है या कंट्रीब्यूशन मिलता है। और जब मैं बी हम्म, वाई को सेल करता हूँ तो मुझे बी, मतलब सॉरी, ए और बी में यूज करता हूँ क्या बनाने के लिए? वाई। और हम्म, वाई को जब मैं सेल करता हूँ मार्केट में तो मुझे उससे क्या हासिल होता है? $50 का कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स चूज करता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि नहीं मुझे प्रोजेक्ट एक्स में अब ए और बी को लगाना है, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी? ये, क्योंकि मैंने इस कंट्रीब्यूशन को हम्म, छोड़ दिया।
तो जो भी मैं नेक्स्ट सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ रहा हूँ वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे ये ठीक बात है। बताई जा रही है कि अगर आपके उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की कोई स्क्रैप वैल्यू थी तो फिर आप स्क्रैप वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करेंगे। ठीक हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट, स्पेसिफिक और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब ये तो आपको पता ही है। अगर कोई आप डिसीजन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे नई ब्रांच लेनी है, तो नई ब्रांच लेने के लिए देयर इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज द रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, जो कि मुझे हम्म, देना पड़ेगा हर हाल में। तो वो बिल्कुल। स्पेसिफिकली उस डिसीजन से रिलेटेड। मैं अगर वो हम्म, डिसीजन छोड़ दूं कि मुझे ब्रांच नहीं खोलनी, तो फिर फ्री फिक्स कॉस्ट भी बेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब आइए नेक्स्ट। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज अ नोशनल अकाउंटिंग कॉस्ट एंड हेंस शुड बी इग्नोर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन मेकिंग के दौरान आप ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नोशनल अकाउंटिंग में आ जाता है, इसमें एक्चुअल में आपकी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा। यानी हम्म, डिसीजन मेकिंग के लिए आप सिर्फ उन कॉस्ट को कंसिडरेशन में लाएंगे जो वाकई में फ्यूचर में हो रही है, जो रेलेवेंट है आपके डिसीजन से, जो इंक्रीमेंटल है और जो कैश फ्लो। यहां तक बात क्लियर है अब्दुल्ला? जी। अब आइए नेक्स्ट। ये सवाल भी हमने किया था उस टाइम पे, तो ये सवाल भी हम कर चुके हैं, तो आप रिव्यू कर लीजिएगा। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर का भी हम सवाल कर चुके थे। अब मिस आइए। ये जो सारी लास्ट क्लासेस थी वो यूट्यूब पर अपलोडेड है? बेटा आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, आपको पोर्टल आईडी अच्छा। और पासवर्ड दिया हाँ गया हाँ, है। वो दिया हुआ है, दिया हुआ है। जी, जब आप उसको खोलेंगे वहां सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। सही है। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स किसे कहते हैं? नाम से क्या लग रहा है? आप बिजनेस भी करते हो, तो कहीं ना कहीं कोई चीज, कभी आपको लिमिटेशंस आपको नजर आती हैं बिजनेस करते हुए? हाँ, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी जैसे शिपिंग का इशू चल रहा है। सही। वो एक लिमिटिंग फैक्टर बना, बस की वजह से डिले हो गया। कि हम्म। वो जो भी वॉर वॉर सिचुएशन चल रही, सही ये हो गया। रीजन अभी फिलहाल एक है। उसके अलावा जो है, कैश फ्लो का भी रीजन बन जाता है समटाइम्स। हम्म। वैसे नहीं है। राइट। वेरी गुड। और इसी तरह के। ठीक है, तो अब ये जो आपको आपने जो दो तीन चीजें बताई हैं, एक तो शिपिंग का मसला बताया, कैश फ्लो का मसला बताया, ये सिर्फ आपका आपके बिजनेस का मसला नहीं है, ये तमाम बिजनेसेस का यही मसला है। हर हम्म। बिजनेस इन लिमिटेशंस को फेस करता है किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमने एक बात बहुत हम्म। अच्छे से डिस्कस की थी कि हमने रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई किया था कि हमारे मेजर कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हैं। कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं अब्दुल्ला? बिल्कुल सफा चट हो। आ, ये देखो, सबसे पहला रिसोर्स क्या है? टाइम। रॉ मटेरियल। अच्छा, वो। मिस दूसरा ये रिसोर्स क्या अच्छा है? है ये। स्पेस। हम्म। तीसरा रिसोर्स क्या है? फिगर। हम्म। टाइम। वक्त सबके सबको दिया गया है, कुदरत ने सबको दिया है 24x7, फोर बिल्कुल। 4 वीक्स इन अ मंथ, 365 डेज इन अ ईयर। ये सबको एक हम्म, बराबर मिला है, किसी के साथ भी बिल्कुल। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यही वक्त इंडिविजुअल के पास है, यही वक्त इदारों के पास है, इसी वक्त में हम्म। रहकर काम करना है, इसी इन्हीं डेडलाइंस को मीट करना है। राइट। सो दैट्स द टाइम, इट्स अ रिसोर्स। स्पेस, स्पेस में जहां हम काम कर रहे हैं, हमारा इदारा एक ऑब्वियसली एक स्ट्रीट के ऊपर है, एक सड़क के ऊपर है। वो सड़क एक हम्म। टाउन में है, वो टाउन एक शहर में है, वो शहर एक सूबे में है, वो सूबा एक मुल्क में है, वो मुल्क प्लैनेट अर्थ पे। सो दैट्स योर हम्म। स्पेस।
you use the oxygen, you use the resources that the earth gives you, मे बी वुड की शक्ल में, रॉ मटेरियल की शक्ल में, कोल की शक्ल में, ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में, फ्यूल की शक्ल में, मशीनरी की शक्ल, यू नेम इट। इस अर्थ पे पाई जाने वाली हर चीज मेरे लिए एक रिसोर्स है। दैट्स योर स्पेस। फिगर, फिगर इज योर ओन एनर्जी, योर ओन इंटेलेक्ट, योर ओन बॉडी। ये सब आपकी फिगर में आ जाता है। ये सब आपकी जात से कनेक्टेड है। हर इंसान के पास एक जिस्म है, एक अकल है, एक शऊर है। ये सारी चीजें फिगर में आ जाती हैं। ये सब रिसोर्सेस कहलाए जाते हैं। इन रिसोर्सेस का जब हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स इट एफिशिएंट। जब हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो मीन्स वी आर वर्किंग एफिशिएंटली। और जब हम उसका हम्म। इस्तेमाल करके अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो इट मीन्स वी आर बीइंग इफेक्टिव। सो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव, ये दो चीजें हो गई। अब आइए, इन्हीं रिसोर्स की लिमिटेशंस होती हैं। यानी ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जिसके पास अनलिमिटेड पैसा हो, जिसके पास अनलिमिटेड रॉ मटेरियल हो, या जिसके पास ना खत्म होने वाली कोई ऐसी चीज हो कि जिससे वो कारोबार कर रहा हो। सो देयर इज अ लिमिटेशन। हम हम्म। एज एन इंसान, हमारी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? हमें सोने के लिए भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, हमें हमारी इमोशनल नीड्स भी है, हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स भी है, हमारी सोशल नीड्स भी है, हमारी सेफ्टी नीड्स भी है। तो ये सब हमारी लिमिटेशंस है। कोई एक डॉक्टर अगर बनता है तो वो 24 घंटे के अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को देखता रहेगा? नहीं। नहीं देखे, देख ही नहीं सकता ना, लिमिटेशन है। मैं टीचर हूँ, हम्म। मैं पढ़ाती हूँ, क्या मैं 24 घंटे पढ़ा सकती हूँ? नहीं। नहीं, लिमिटेशन है। इसीलिए तो इदारे वजूद में आए, कि चूंकि एक हम्म। इंसान की लिमिटेशन है तो इदारे में बहुत सारे इंसान काम कर। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अगर एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा है, दूसरा अवेलेबल नहीं है तो तीसरा है, तीसरा अवेलेबल नहीं है तो चौथा है। देर आर सो मेनी डॉक्टर्स। आपका पेशेंट नहीं, मतलब मायूस होके नहीं जाएगा, उसको कोई ना कोई डॉक्टर हम्म। जरूर एंटरटेन कर देगा। सो दैट्स हम्म। हाउ वी मीट और वी ओवरकम आवर लिमिटेशंस। इसी तरह इदारों में, आप फैक्ट्रीज में देख लें, एक लेबर एब्सेंट हो जाता है तो क्या इदारा रुक जाता है? अरे छोड़ें नहीं। उसको। आपकी सबसे बड़ी मिसाल, जो आप, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी हुआ ट्रैवलिंग का, तो एयरपोर्ट्स, ह्यूज, मतलब ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, हु इज ऑपरेटिंग द एयरपोर्ट्स। एक जहाज लैंड हो रहा है, एक जहाज टेक ऑफ कर रहा है, फिर मतलब क्या उसमें इंसान वहां काम नहीं करते एयरपोर्ट मैनेजमेंट में? तो अगर कोई एक हम्म। शख्स भी एब्सेंट है, कोई एक शख्स नहीं आया, अपने काम पे नहीं पहुंचा, बीमार हो गया, इंतकाल हो गया, कोई रीजन से वो नहीं पहुंच सका अपनी ड्यूटी पर, तो क्या पूरा एयरपोर्ट रुक जाता है, उसका निजाम दरम भरम हो जाता है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस कम इनटू प्लेस, टू ओवरकम द लिमिटेशंस। कि जहां एक बंदा हटा, दूसरा बंदा फौरन उसकी जगह ले सकता है। हम्म। सो दैट्स हाउ यू ओवरकम योर लिमिटेशंस। एयरपोर्ट्स हो गए आपके, अल्लाह भला करे। कल ही हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, ह्यूज रेस्टोरेंट, मोर देन 2000 पीपल वर बीइंग एंटरटेन्ड। खाने से लेकर, सर्विंग से लेकर, सफाई से लेकर, मैनेजमेंट, लाइक मैनेजिंग द कैश फ्लो इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2000 कस्टमर हम्म। से आपने पैसे वसूल करने हैं, एट द सेम टाइम सबको खाना भी टाइम पे मिले, सब नहीं तो ऑब्वियसली कोई कस्टमर को खाना नहीं मिलेगा तो वो शोर तो मचाएगा ना। कोई अपने मेहमान बिल्कुल। आ रहे हैं, कोई बिग फैमिलीज हैं, कोई स्मॉल फैमिलीज हैं, तो हाउ आर दे मैनेजिंग इट? दे आर हम्म। मैनेजिंग द रिसोर्सेज। क्या उनको कोई लिमिटेशंस फेस नहीं करनी पड़ रही? यस, दे हैव द लिमिटेशंस, हाउएवर दे कैन ओवरकम व्हेन दे कम टुगेदर। ठीक, ये हो हम्म। गई एक जनरल बात। अब आइए इस टॉपिक के ऊपर, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर हमें क्यों सिखाया जाता है? हमें इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि हम अपने लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना सीखें। जब तक हम अपने लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे? हम्म। हर नेचर ऑफ बिजनेस का लिमिटिंग फैक्टर डिफरेंट होता है। हर, क्या बोला मैंने अब्दुल्ला? हर नेचर ऑफ बिजनेस का लिमिटिंग फैक्टर डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। जो मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर है, वो जो हमारे इदारे के लिए लिमिटिंग फैक्टर है, वो हो सकता है किसी और इदारे के लिए ना हो। जो हम्म। हॉस्पिटल्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर है, वो हो सकता है रेस्टोरेंट्स के लिए ना हो।
जो रेस्टोरेंट्स के लिए बिल्कुल। लिमिटिंग फैक्टर है वो हो सकता है होटल इंडस्ट्री के लिए ना हो। जो होटल इंडस्ट्री के लिए लिमिटिंग फैक्टर है वो कन्वेंस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना हो। तो हर एक का हम्म। लिमिटिंग फैक्टर डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे हमें सीखना क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई आवर लिमिटिंग फैक्टर एंड देन हाउ टू ओवरकम इट, दैट्स इट। तो उसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जैसे हमने पहली बात की कि कोई भी फैसला हम अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते। वी हैव टू back it by any particular accounting technique, any scientific हम्म। technique, any logical reasoning. It has to be हम्म। backed up by numbers. अब इसकी हाँ, बहुत नंबर्स। आसान सी मिसाल, बहुत सिंपल मिसाल। आपकी कंपनी है, आपकी हम्म। कंपनी 4 प्रोडक्ट्स बना रही है, A B C D। आप एज एन ओनर, अगर सिर्फ सिंगल ओनर हो, सेठिया हो, सारा का सारा कैपिटल आपका है, तो आपकी मर्जी। हम्म। ए बनाओ कि बी बनाओ कि सी बनाओ, कि कल को डी नहीं बनाना, बी डी के डिपार्टमेंट को बंद कर दो, डी की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो, आपकी मर्जी। हाउएवर, हम्म। जब आप सिंगल ओनर नहीं हो, आप एज अ कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, एंड यू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू हैव सम स्टेक होल्डर्स, यू हैव सम शेयर होल्डर्स, यू हैव अ बैंक टू आंसर, यू हैव अ गवर्नमेंट टू आंसर, देन हम्म। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते कि बस हाँ मेरा दिल किया मैंने प्रोडक्ट डी को बंद कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। नो 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 नो, यू हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट। अब इसका दो तीन पर्सपेक्टिव्स हैं। आप बताओ, अगर आपके ये 4 प्रोडक्ट्स हैं तो हम्म। वो कौन कौन से एंगल्स होंगे या पर्सपेक्टिव्स होंगे जिसको जिसको सामने रख के आप सोचोगे और बोलोगे, आया कि मुझे A B C D में से चूज करना पड़े तो मैं किस प्रोडक्ट को बनाता रहूं और किस प्रोडक्ट को बंद कर दूं। तो आपके जहन में मिस, क्या? उनकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसी की महंगी पड़ रही हो, या ओके, एज सच प्रॉफिट नहीं दे रही हो, वेरी गुड। और या नंबर भी कोई वन, भी नंबर का रीजन होगा, तो उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि चलानी है बंद करनी है। ठीक है। नंबर वन, आपने कहा कि कोई चीज बैकएंड से बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है, लाइक जैसे, हम्म। अच्छा वो कॉस्टली भी क्यों हो रही है, उसके पीछे भी रीजन होगा। कॉस्टली क्यों हो रही हम्म। है बताओ। अभी जैसे आजकल चीजें महंगी हो रही है, वो भी वॉर का रीजन है कि पेट्रोल महंगा हो गया, दो रीजन आ रहे हैं तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज ब्लॉकेट है, फिर सप्लाई दूसरा इफेक्ट पेट्रोल हुई है। महंगा हो गया है। सप्लाई इफेक्ट हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सप्लाई इफेक्ट हुई है। अब सप्लाई क्यों इफेक्ट हुई है, उसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस है। वॉर की वजह से, या वो मटेरियली बहुत रेयर मिल रहा है अर्थ पे, या वो उसको निकालने का जो तरीका है वो बड़ा महंगा है, या उसके लेबर ने स्ट्राइक पे चले गए हैं, और हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। कॉस्टली हुई है क्योंकि सप्लाई इफेक्ट हुई है, सप्लाई इफेक्ट हुई है क्यों हुई है, नंबर ऑफ रीजंस। ठीक। अब आइए और क्या देखोगे। और इसके अलावा यही दो रीजन हो सकते हैं। आपने कहा प्रॉफिट देखूंगा, मुझे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाँ हाँ, वो प्रॉफिट तो। कमा के देगा। ये मतलब हाँ, सबसे ज्यादा कॉस्टली जो हो वो प्रॉफिट अलग कमा के चीज दे है। रहे हैं वो उसको ही रन करेंगे। बिल्कुल, आप देख लो कॉस्ट किसी की ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो आप बोलोगे हाँ हाँ मैं करूंगा। और अगर कॉस्ट ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये हम्म। कॉस्टली और प्रॉफिट। और कोई चीज देख सकते हो। और कोई चीज। हाँ, कौन सी चीज आसानी से सोर्स हो रही है। ईज ऑफ एक्सेस। आप आसानी देखोगे, मतलब हर इंसान बोलता है यार इतना लंबा पेंडा इतनी माथा पची क्यों करें, कोई इजी चीज बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई आसान हल बताओ। हम्म। ठीक है। तो हम्म। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लंबा पेंडा है, यहाँ पे बहुत लीगैलिटीज आ रही हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके लिए मुझे लीगली लाइसेंस चाहिए बनाने के लिए, लाइक वेपन्स, हम्म। या हम्म। उसको मुझे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अप्रूवल गे, चाहिए। गेटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं ना इन्हें। गेटेड प्रोडक्ट्स कह लें। तो जहां आपको लग हम्म। रहा है कि ये चीज मुश्किल हो रही है तो वहां पे इंसान सोचता है कि यार ये बनाए नहीं बनाए। तो जहां भी हाँ। लीगैलिटीज वगैरह ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, तो वहां फिर वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दो। और कोई रीजन? प्रोडक्ट की एक्सपायरी वगैरह की वजह से भी होता है, जल्दी एक्सपायर हो रही है, और शेल्फ लाइफ कम है उसकी, तो ऐसी प्रोडक्ट आप भी जो बोल रहे चाहिए हो ना वो चाहिए। सही बोल रहे हो, लेकिन अगेन पॉइंट पे पहुंचो। शेल्फ लाइफ कम है तो आपको क्या दिक्कत है।
अगर वो सेल हो रही है चीज, आपको दिक्कत क्या है? रनिंग स्लो है ना उसकी। यस, अब आए आप इस मुद्दे पे कि उसकी रनिंग स्लो है यानी उसकी डिमांड लो है। हम्म। तो जब डिमांड लो है तो मैं इतना मैन्युफैक्चर करके क्या करूं? हम्म। और डिमांड लो है, और फिर उसके बाद आप बोल सकते हो यस डिमांड लो होने की वजह से इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही है, हम्म। शेल्फ लाइफ मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही है, मगर असल मुद्दा है कि डिमांड लो है, सेल हो ही नहीं रहा। हाँ। तो फिर आप प्रॉफिट कहाँ से अर्न हम्म। करोगे? तो क्या फायदा उसको बनाने का? दफा करो। हम्म। ठीक है, और कोई रीजन जहन में आ रहे? हम्म, यही आ रहे हैं कुछ। क्या ये रीजन है कि पीछे से सप्लायर्स ही बंद हो गए हैं? ये कहीं हो भी अभी सकता है। रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो मैं कैसे इससे हाँ 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 हाँ, ये रीजन भी होता है। वो मटेरियल सप्लाईज, नहीं मिल रहा। नो सप्लायर्स अवेलेबल एनी मोर, हम्म। सबने उसको बंद कर अभी जैसे हुआ है, जैसे वो एक स्वेट लेदर होता है, वो वो नहीं मिल रहा। वो बिल्कुल गायब हुआ हुआ है। गायब हुआ है। तो नो सप्लायर्स के हाँ। पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन लग गया है उस पर्टिकुलर चीज पे। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग लेडीज जो बैग्स लेते हैं, लेदर बैग्स, तो वो लेदर बेसिकली हम्म। एनिमल स्किन, जो ओरिजिनल लेदर होता है वो एनिमल स्किन से बनता है। हो सकता है उस हम्म। पर्टिकुलर एनिमल की हंटिंग पर बैन लग गया हो तो स्किन अवेलेबल नहीं है तो वो बैग्स अब नहीं बनेंगे। हम्म। ठीक है, तो दैट्स हम्म। हाउ इट वर्क्स। बैन लग गया है, या अगेन वॉर सिचुएशन हो गई है तो माल नहीं मिल रहा, या अगेन इट्स अ वेरी रेयर रिसोर्स, या अगेन मतलब उस मुल्क से जहां से हम सप्लाई लेते थे उस मुल्क से हमारे ताल्लुकात खराब हो गए हैं। तो देयर हम्म। कुड बी सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, अब आइए, तो ये सारी चीजें वो है, प्लस देर इज वन मोर थिंग। नहीं, वन मोर थिंग नहीं है, बट वो इन सभी चीजों को कवर अप करता है, और वो क्या है? द टॉपिक विच वी आर डूइंग, लिमिटिंग फैक्टर। कि अब इन सब में से वो कौन सी चीज है? क्या वो कॉस्ट है जो आपको लिमिट कर रही है? क्या प्रॉफिट है जो लिमिटिंग फैक्टर है? ईज ऑफ एक्सेस है? हाँ, ये सॉरी याद आया, वो नो सप्लाई का ही एक्सटेंशन है, लेबर। उसकी बनाने वाली लेबर आपको अवेलेबल नहीं, या वेरी फ्यू जिसके हाथ में वो स्किल है बनाने का। हाँ। ठीक है, तो लेबर के मसाइल हम्म। भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी मसाइल आपको पेश आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या बनेंगे? लिमिटिंग फैक्टर। आपकी ग्रोथ में रुकावट बनेंगे, आपको लिमिट करेंगे, आपको रोकेंगे आगे बढ़ने से। तो एक अच्छा ओनर या एक अच्छा अकाउंटेंट इसको आइडेंटिफाई करेगा कि आया कि हमारे इदारे के लिए, हमारी नेचर ऑफ बिजनेस के लिए लिमिटिंग फैक्टर एक्चुअल में क्या है। क्या इस वक्त हमारे लिए असली लिमिटिंग फैक्टर डिमांड है जो बिल्कुल लो है, या कोई सप्लायर हम्म। अवेलेबल ही नहीं मार्केट में, या लेबर नहीं मिल रही? तो इसमें से सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी या सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। जब आप उसको हम्म। आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे अब्दुल्ला? ऑप्टिमल प्रोडक्शन चलो। ऑप्टिमम प्रोडक्शन सोल्यूशन। अब ये जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन है, ये किस बला का नाम है? ऑफ कोर्स हमें अपना लिमिटिंग फैक्टर ओवरकम करना है। हम क्या अपने लिमिटिंग फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं? क्या हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम सप्लायर को जिंदा करके ले आएंगे, हम लेबर को हर हाल नहीं में नहीं। उससे काम करवा लेंगे? नहीं कर सकते ना। जो हम्म। चीज आपके लिए लिमिटेशन बन रही है वो लिमिटेशन है, उसके ऊपर आपका कोई खास कंट्रोल नहीं है। हम्म। So we need to work around it. And how are we going to work around it? By using optimal ऑप्टिमल प्रोडक्शन। production solution. How are बस we? 1 मिनट मिलेगा। जी। एक कॉल आ रही थी, 1 मिनट बस।
जी मिसाल। राइट। सो ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन की तरफ अब हम कैसे जाएंगे? सो वी हैव सम स्टेप्स ओवर हियर। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। सो नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिमिटिंग फैक्टर हमारे इदारे के लिए है क्या। नंबर 2, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर ईच प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर ईच प्रोडक्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टेप 3, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट। लिमिटिंग, पहले तो आप नॉर्मल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे अपने आउटपुट का, फिर आप उस लिमिटिंग फैक्टर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे। स्टेप नंबर 4, रैंक करोगे अपने प्रोडक्ट्स को कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको क्या बनाना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, कौन सा अपना प्रोडक्ट होगा। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी, गिवन योर लिमिटेड रिसोर्सेस। मेक प्रोडक्ट्स इन रैंक ऑर्डर until scarce resource is used up। जरा पढ़िएगा ये स्टेटमेंट। Make products in rank orders until scarce resource is used up. इज Optimal production solution. ऑप्टिमल प्रोडक्शन, यानी अब इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि घर में एक अम्मा है और अम्मा के पास सिर्फ दूध है और बच्चे भूखे हैं। तो अब अम्मा हम्म। सोचेगी कि इस दूध का मैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन क्या निकालूं। मेरा सबसे हम्म। अहम मसला इस वक्त क्या है, क्या इस गिवन रिसोर्स से मैं उस अहम मसले को हल कर सकती हूँ। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उस दूध की दही बना दें और फिर उस हम्म। दही से लस्सी, या उस हम्म। दही के साथ दही पराठा बच्चों को खिला दें, ठीक है। दूसरा है कि आप उस नहीं, दूध से, पराठा तो है नहीं ना। नहीं नहीं, आपके पास एक आटा है और आपके पास सिर्फ एक दूध है, सही। सालन का कोई ठीक है। रिसोर्स नहीं है, ठीक है। सही है। सालन बनाने का या चावल बनाने का भी कुछ नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, दूध एक, या तो आप डायरेक्ट पिला दें बच्चों को कि भाई दूध ही है पी लो। नंबर 2, हम्म। उस दूध की चाय बना लेंगे। नंबर 3, उस दूध की दही बनाएंगे। नंबर 4, उस दूध की खीर बना लेंगे या दूध सवैया बना लेंगे। या नंबर हम्म। 5, उस दूध का दलिया बना लेंगे। हम्म। क्या करेंगे आप, ठीक है। तो ये हम्म। अब या तो आप उस दूध को सेल करके पैसे लेके उस पैसों का चावल ले लेंगे। बहुत लंबी हो जाएगी। अब वो कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन हम्म। आप इस पे आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप भूख हम्म। मिटाना चाह रहे हैं, प्यास मिटाना चाह रहे हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। हम्म। आपका जब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप उसको वर्क अराउंड कर लोगे और अपनी प्रायोरिटी वाइज इसको रैंक करोगे कि मेरे लिए इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये करें। तो दैट्स हाउ हम्म। वी डू इट। अब इसको हम सम के जरिए समझते हैं और देखते हैं। छोटा सा सवाल है, इसको ट्राई कीजिए, एक दफा खुद से ट्राई कीजिए, देखें इसमें क्या चीज आपको समझ आ रही है। थियोरेटिकल सवाल है। LF company makes a single product for which the cost details are as follows. Direct material $3 per kg, $12 per unit. Direct labor $8 per hour, $72 per unit. Production overhead $18. Total production cost 102.
Demand for next period will be 20,000 units. No inventories are held and only 75,000 kg of material and 1,90,000 hours of labors will be available. What will be the limiting factor next period? पूछा जा रहा है कि मुझे तो कुछ अभी। भी नहीं लग रहा। जी। इतना 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 सारा मटेरियल है, फिर वो लेबर भी है। हम्म। तो इसमें लिमिटिंग ऑप्शन में हमारे फैक्टर। पास यही है, मटेरियल ओनली, लेबर ओनली, मटेरियल लेबर, देयर विल बी नो लिमिटिंग फैक्टर नेक्स्ट पीरियड, यही लग रहा है। डी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। हाँ वही, मैंने देखा नहीं है, नंबर नहीं देखे। तुमने ये कैसे पता लगा लिया, ये डिसीजन कैसे नहीं ले नहीं, लिया गलती हो गई। विदाउट विदाउट गलती बैकिंग अप हो विद गई। नंबर्स? यस। तो कैसे अब आप इसको बैकअप कैसे करेंगे? इसको बैकअप करते हैं। पीरियड ऑर्डर कोई भी बस। मटेरियल 20,000 यूनिट बनाने हैं ना, एक यूनिट बनने हैं ना, 12, 12 केजी लगा है। और लेबर लगी है हमारी 72, 72 और 190,000 और मटेरियल। बस बताऊं। जी बिल्कुल बताएं। ए मटेरियल, मटेरियल कम पड़ रहा है। मटेरियल अब कैसे पता चला आपको? मैंने ये करा कि डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास सारे $12 पर यूनिट पड़ रहा था, हमने उसको राइस पर केजी निकाली, $3 डिवाइड करा दिया, तो 4 केजी हमारे पास मटेरियल एक इसमें लग रहे हैं ना। तो लेबर तो ज्यादा है ना, लेबर तो बच रही है अभी, लेकिन मटेरियल हमें चाहिए 80,000, हमारे पास है 75,000, तो मटेरियल कम पड़ेगा।
तो ये आपको कैसे पता चला कि हमें 80,000 kg चाहिए मटेरियल का? मैंने डिवाइड करके निकाला ना। कैसे डिवाइड किया, किससे क्या डिवाइड किया? हमने करा, जो मटेरियल हमारे पास है, प्राइस पर केजी हमारे पास लिखा हुआ है $3 का, और हमारे पास जो वो लग रहा है टोटल, वो $12 लग रहा है। 12 डिवाइड बाय 3, 4 केजी। 4 केजी मतलब एक उसमें लग रहा है। यस, वेरी गुड। सो जब आपने 12/3 किया तो आपको पता चला कि एक यूनिट में 4 kg लग रहे हैं। फिर हम्म। उस एक यूनिट के मटेरियल को आपने मल्टीप्लाई किया डिमांड से, तो आपको पता चला कि हम्म। टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो 80,000 kg है। लेकिन हम्म। एक्चुअल में हमारे पास तो सिर्फ 75,000 kg है, तो दैट मीन्स मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। हाउएवर, अभी हम इसको फुल एंड फाइनल नहीं कह सकते जब तक हम लेबर आवर्स चेक नहीं कर लें। क्या ख्याल है आपका? लेबर आवर्स भी ऐसे ही चेक हो जाएंगे। हाँ बताएं तो, क्या क्या उसका निकला, कितनी रिक्वायरमेंट है? 72 डिवाइड बाय 8, 9 आवर्स हमारे पास रिक्वायर्ड है, और एक उसमें लग रहे हैं। और डिमांड हमारे पास 20,000 यूनिट की है। और हमें तो 20,000 यूनिट्स बनाने हैं। हम्म, तो 9 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई ट्वेंटी बाय नाइन थाउजेंड 180। 180,000। तो यानी हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो इनफ है, बल्कि ज्यादा ही है। हम्म। तो अब हम ये फुल एंड फाइनल कह सकते हैं दैट यस, आवर लिमिटिंग मटेरियल। फैक्टर इज मटीरियल ओनली। ठीक हो गया अब्दुल्ला, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन। अब जरा इसको भी रीड करें और देखें कि हम इसको कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या इसकी चीजों को हम खुद से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। रिक्वायरमेंट इसकी कह रही है डिटरमाइन optimal production solution assuming that monthly fixed costs are $20,000 and that opening inventories of finished goods and work in progress are nil. Also, calculate the profit from this solution. तो सबसे पहले तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें ये बताना है कि अभी फिलहाल पहले सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है दैट ए बी कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट्स, ए एंड बी, दो प्रोडक्ट्स बना हम्म। रही है। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन में हमें चेक करना है कि हम कितने यूनिट्स ए के बनाए, कितने यूनिट्स बी के बनाए, कि जिससे हमारा जो भी लिमिटिंग फैक्टर है उसमें रहकर हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ला सकें। यस और नो, ऑब्जेक्टिव यही है ना। हम लिमिटिंग फैक्टर इसलिए सीख रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर को मैनेज करते हुए हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। जो भी हमारा लिमिटिंग फैक्टर है उसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते, वो तो रहेगा। उसके होते हुए हमें ऐसे नेविगेट करना है अपनी बिजनेस को जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो उसके लिए हम ये लिमिटिंग फैक्टर पूरा सीख रहे हैं। उसके लिए 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। तो पहले स्टेप में अब्दुल्ला मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं दैट इस सिनेरियो में लिमिटिंग फैक्टर क्या है इस ए बी कंपनी के लिए। अच्छा। हम्म। ठीक है।
लेबर आवर्स कम पड़ रहे हैं। ऑल राइट, सो क्या कहा आपने, लिमिटिंग फैक्टर क्या बन रहा है? लेबर आवर्स लेबर आवर्स कैसे पता चला आपको? कैलकुलेट करा हमने। कैलकुलेट किया, थ्री सिक्स डिवाइड बाई डिवाइड बाई सिक्स थ्री करा ए का। 2 आवर्स चाहिए। डिमांड कितनी है? हम्म, डिमांड कुछ बताया गया हमें? डिमांड हमारे पास नहीं, डिमांड तो नहीं ये है ना। फिर अवेलेबल हमारे पास इतने हैं ना, एट डिमांड है थाउजेंड ना, सेल्स डिमांड इन जुलाई एक्सपेक्टेड टू बी 3,000 अच्छा, फॉर फाइव सेल्स थाउजेंड डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर तभी तो पता चलेगा कि आपके पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो कम है या ज्यादा है। एक मिनट, एक सेकंड। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, मन मर्जी कर सकते हो? अजम्पशन नाम की कोई चीज नहीं है अकाउंटेंसी में, ना ही मन मर्जी। अपने बैक इट विथ योर कैलकुलेशन। सो 3,000 ठीक है। मल्टीप्लाई बाई टू इज 6,000 आवर्स सिक्स चाहिए ए थाउजेंड बनाने के लिए। हम्म और बी बनाने के लिए और कितने चाहिए? 5,000 मल्टीप्लाई बाई टू 10,000 आवर्स, ऐसा ही है। तो फाइव टोटल थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू क्यों करेंगे? बी के लिए तो हम अलग करेंगे ना, हाँ थ्री है हाँ, ना उधर भी। यस, बी के लिए हम करेंगे वन। 3/3। हाँ। देखा, गलती हो रही है ना। यही गलती एग्जाम में होती है, फिर बच्चे पूछते हैं हम क्यों रह गए। जी, तो बी के लिए आप करेंगे 3/3 विच इज 1 आवर। सो हम्म, बी के लिए 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 यू नीड तीन फाइव हजार थाउजेंड छः आवर्स सात। सो दैट मीन्स टोटल लेबर आवर्स दैट यू नीड आर 11 आवर्स, 11,000। 11,000 कम पड़ रहे तो आपको कम पड़ रहे हैं, कितने से शॉर्टेज हो रही है, डेफिशिएंसी कितने आवर्स की है? हैं। एट, तीन। 3,000 आवर्स। ठीक है, हम्म ये डेफिशिएंसी है, ये शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल भी इसको बोलते हैं, डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। अब आइए, 8,000 घंटे हमारे पास मौजूद हैं। इस 8,000 घंटों में आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन क्या होगा? कितने यूनिट्स ऑफ ए बनाओगे, कितने यूनिट्स ऑफ बी बनाओगे, किस बेस पे फैसला करोगे? तो वी हैव टू गो बैक टू आवर स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर ईच प्रोडक्ट।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें, यानी ए को बनाने का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है और बी को बनाने का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, बताइए। सेलिंग प्राइस गिवन है ए की, हम्म। सेलिंग प्राइस गिवन है बी की, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, यस और नो? यस। तो निकालिए ना। सेल्स प्राइस ए की, बी की। सेल्स प्राइस ए की कितनी है 14, बी की कितनी है 14। 11। 11। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ए की 8, बी की कितनी है 7। कंट्रीब्यूशन कितना निकल रहा है, कैलकुलेट करें, बताएं। कम ऑन अब्दुल्ला। ऐसे ही है, है। कंट्रीब्यूशन यही आ रहा है आपके पास। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? 40 - हाँ ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ गया है, दिस इज द स्टेप 2। स्टेप 2 डन। हम्म। अब डन। स्टेप 3 क्या कह रहा था? स्टेप 3 कह रहा था कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट। अब लिमिटिंग फैक्टर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, आवर्स, 8000 आवर्स। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ए के लिए कितने आवर्स हमारे पास है, हमें चाहिए टू जो आवर्स। हमने जो पहले निकाले 6000। 6000 नहीं ना, हमें यहाँ पे देखो, ए को बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए, 2 आवर्स। 6000 आवर्स चाहिए ना। अच्छा वैसे एक एक सिंगल 1 उसमें। यूनिट की बात हो रही है ना, 1 यूनिट का हमें ठीक है लिमिटिंग ठीक फैक्टर है। निकाल। और बी को फाइंड आउट करने के लिए, बी को बनाने के लिए वन 1 आवर। आवर चाहिए। 1 आवर तो इसको चाहिए। हम डिवाइड करेंगे 6/2, 4/1। तो हमारे पास ये क्या आ गया, $3। यहाँ क्या आ गया, हम्म। $4। ये स्टेप 3 हो गया, हम्म। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फैक्टर। पर यूनिट। ठीक, तो अब मुझे बताओ, ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें कमा के कौन दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, ए या बी? बी। बी। तो जब बी हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है, तो मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि जो भी मेरे पास लिमिटिंग रिसोर्स है, विच इज द लेबर हम्म। आवर्स, वो सबसे पहले मुझे हम्म। बी को बनाने में इन्वेस्ट करने चाहिए, यस और नो? बिल्कुल। मेरे बी के मैक्सिमम यूनिट्स बन जाए, फिर जो पीछे घंटे बच जाएंगे उससे ए भी बना लेंगे। हम्म। तो $4 मुझे बी कमा के दे रहा है, और बी को बनाने के लिए मुझे कितने घंटे रिक्वायर्ड हैं, 5000 आवर्स। तो पहले इन 8000 अवेलेबल घंटों में से 5000 घंटे में किस पे लगा दूं, बी को बनाने के लिए। तो 5000 घंटों में मेरे कितने यूनिट्स बी के बन जाएंगे, 5000 यूनिट्स बी के बन जाएंगे, यस और नो? दिस बन इज जाएंगे। माई रैंकिंग, कि पहला मेरा प्रायोरिटी होगा कि मैं 5000 यूनिट्स बी के बनवा लूं। उसके बाद 8000 - 5000 पीछे कितने घंटे बचे, तीन एट हजार थाउजेंड घंटे बचेंगे। 3000 घंटे बचे। हम्म। उन 3000 घंटे जो बच गए हैं, उसमें मेरे जितने भी ए बनते हैं वो मैं बना लूं। हम्म। सो माय ऑप्टिमल प्रोडक्शन solution would be first priority B, 5000 ए के भी units, 1500 बन जाएंगे। and then priority A, कितने यूनिट्स बन जाएंगे A के? 1500। 1500। तो अब इसका कंट्रीब्यूशन मुझे मल्टीप्लाई बाय $4 मैं कितना कमा सकती हूँ, और इसमें मल्टीप्लाई बाय $3, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल करके आएगा $20,000। एंड यहाँ पे 4500, ऐसा ही है। हम्म।
तो ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 24,500 ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि हम क्या सही थे, हमने सही से किया नहीं किया हमारे स्टेप्स। तो स्टेप 1, वी वर करेक्ट, शॉर्टफॉल 3,000 आवर्स। स्टेप 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल ओके। कॉस्ट, हमने भी ऐसे ही किया। स्टेप 3, लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड कर दिया, यस, $3 $4, वेरी गुड। एंड देन स्टेप 4, हमें पता है कि हमें ज्यादा कौन कमा के दे रहा है, बी। तो जो बी कमा के दे रहे हैं, तो हमारा पहली प्रायोरिटी बी है, दूसरी प्रायोरिटी ए है। तो इस तरह हमने इसको कवर अप किया। 1,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लेकिन हमारे पास ये डिफरेंट आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो हमारा सही आया 20,000, ठीक है, दिस इज करेक्ट। लेकिन फिर यहाँ पे ये 1,500 भी आपने सही बोला था, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय, ये कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6। 6 कैसे होगा? अच्छा, इन्होंने इससे लिया है यूनिट कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किए, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किए। तो ये आपके पास 9,000 आ रहा है। तो आपके पास 29,000 टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन हाँ में सर। गिवन थी। और प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 9,000। क्लियर? स्टेप 5 क्लियर हुआ कि किस तरह हम कर रहे हैं? ये बेसिकली हमने यहाँ तक बिल्कुल परफेक्टली सही किया था। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट रिक्वायरमेंट बी का है। हम रिक्वायरमेंट बी को हमने एक्चुअली देखा नहीं, हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट ए को फोकस किया। रिक्वायरमेंट बी ये थी कि कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम दिस सोल्यूशन। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना था, और उससे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर ले माइनस कर लेना था। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया? 9,000। अब मुझे 10,000। बताएं, यहां तक अब्दुल्ला कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आई? कोई नहीं, कंफ्यूजन है? आसान है अभी बड़ा। क्लियर करते हैं। आसान है। आसान है, समझ आ गया? हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ, वेरी समझ गुड। आ गया। अब लिमिटिंग फैक्टर के बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज मेक और बाय इन प्रॉब्लम्स। तो एक डिसीजन तो हमने समझ लिया कि भाई, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वी नीड टू बैक इट अप बाय नंबर्स। बैक इट अप बाय नंबर्स में हमारी नॉलेज होनी चाहिए कि रेलेवेंट कॉस्ट हमारे लिए क्या है उस डिसीजन के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट क्या है, नोशनल कॉस्ट क्या है, ये सब का पता होना चाहिए। हम्म फिर हमें उस डिसीजन को लेने के लिए लिमिटिंग फैक्टर बताया गया। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस किसे कहते हैं? जाहिर है, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और उसमें से कोई ना कोई एक रिसोर्स हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर है। तो जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम उस लिमिटिंग फैक्टर के बावजूद मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या होगा हमारा, वो हमने सीखा। आखिरी बात है हमारे पास, मेक और बाय इन प्रॉब्लम्स। यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में जब हम डिसीजन लेते हैं मेक और बाय इन, तो दो हमारे पास चॉइसेस होते हैं। या तो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, या हम बाहर से हम्म आउटसोर्स करें। तो ये भी हम्म हम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, इसको भी हमें बैकअप करना पड़ेगा बाय सॉलिड अकाउंटिंग टेक्निक भी और सम लॉजिकल साइंटिफिक रीजनिंग। तो हम्म एक कॉमन माइंड ये कहता है, जो जो चीजें आपने ऊपर हमें बताई थी, कि हम कॉस्ट देखेंगे, हम प्रॉफिट देखेंगे, हम कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस कर लेंगे, हम डिमांड देखेंगे, हम पीछे से सप्लायर देखेंगे है कि नहीं, हम देखेंगे कि हमारा हम्म लेबर अवेलेबल है या नहीं, यही सब चीजें हम्म, देखेंगे ना। तो मेक और बाय इन में जी। भी हम यही सब चीजें देखेंगे। हम्म। हाउएवर, इसको हम फर्दर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि मेक और बाय इन में, वैसे ये बड़ा ही टॉपिक क्या? छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो उसको हम देखेंगे कि इसमें हम क्या चीजें हमें नोट डाउन करनी है। सो इन पढ़िएगा डेफिनेशन, इन अ मेक और बाय इन प्रॉब्लम। A make or buy-in problem involves a decision by an organization about whether it should make a नहीं product नहीं, or ये बॉक्स product. पढ़िए पहले। Acha. In a make or buy-in problem with no limiting factors, the relevant cost for the decision are the differential cost between the two options. ठीक है, तो इन मेक और बाय इन प्रॉब्लम जिसमें कोई लिमिटिंग फैक्टर इस वक्त मौजूद नहीं है, हम इसकी गैर मौजूदगी
मीन्स एक सिंपल मेक और बाय प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द डिसीजन आर द डिफरेंशियल कॉस्ट बिटवीन टू ऑप्शंस। अब ये डिफरेंशियल कॉस्ट क्या थी, ऊपर हमने देखा था ना। हम्म। तो दो ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। सही है। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगी? मतलब जो दोनों में क्या फर्क आ रहा है बनाने में और सब चीजें में ना, जो ए को ज्यादा बनाने में, प्रॉफिट होगा वो बनाएंगे। यस वेरी गुड, ए को बनाने में $100 आ रहा है कॉस्ट, बी को बनाने के लिए $80 कॉस्ट आ रही है, तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या हुई? 20। यस, ये कॉस्ट। इसी सेम चीज को अगर बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो प्रोडक्ट ए बनाने पे हमारा $200 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बी को बनाने पे हमारा $180 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। डिफरेंशियल बेनिफिट क्या है? अगेन $20। 20। सिर्फ पर्सपेक्टिव का फर्क है, एक चीज कॉस्ट है, एक चीज बेनिफिट है। डिफरेंशियल हमेशा इसी तरह से निकलेगा। कंपैरिजन कर रहे हैं ना दो प्रोजेक्ट्स या दो प्रोडक्ट्स के बीच में। ठीक, अब आइए नेक्स्ट। A make or buy problem involves a decision by an organization about whether it should make a product or carry out an activity with its own internal resources, or whether it should pay another organization to make the product or carry out the activity. Simple दो चीजें हैं, या आप खुद मैन्युफैक्चर करो, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, लेबर है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, व्हाट्सोएवर टेक्नोलॉजी है, या खुद मैन्युफैक्चर करो या आउटसोर्स करें। तो उसका हम्म। सबसे अहम चीज जो हम जिसके बेस पर डिसीजन लेंगे वो हाँ। क्या है? डिफरेंशियल कॉस्ट। कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या ज्यादा है, आउटसोर्सिंग कॉस्ट कम है। जिसकी भी कॉस्ट कम हम्म। होगी हम वो ऑप्शन पे चले जाएंगे, सिंपल। और इस वक्त हम सिर्फ वन पर्सपेक्टिव से इस चीज को देख रहे हैं, और वन पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कॉस्ट की बेस पे। लिमिटिंग फैक्टर तो हम्म। अभी हमने कोई डिस्कशन की ही नहीं। लेकिन रियल हाँ। लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में आपके पास लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको पड़ रही है $100, और आउटसोर्स हाँ। करने पे आपको कॉस्ट पड़ रही है $80। तो डिफरेंशियल कॉस्ट की बेसिस पे आप क्या डिसीजन लोगे? आउटसोर्स कर देंगे। आउटसोर्स कर लेंगे। हाउ मीन्स एवर बच अभी रहे हैं तो हमारे पास। आपको ये मैंने बताया ही नहीं कि आपके पास तो लेबर शॉर्ट है, आपके पास तो लेबर है ही नहीं। प्लस रॉ मटेरियल भी अभी आपको मंगवाने के लिए सप्लायर्स अभी बंद है क्योंकि वॉर सिचुएशन चल रही है। अब ये तो लिमिटिंग हम्म। फैक्टर आ गया, अब आप क्या डिसीजन लोगे? नहीं, फिर तो चेंज करना पड़ेगा ना डिसीजन चेंज करना वापस। पड़ेगा, फिर आपको आउटसोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर आपको नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्स। आउटसोर्स पे तो जा रहे थे हम। आउटसोर्स पे तो हम जा रहे थे लेकिन कॉस्ट की सप्लायर बेसिस पे। सप्लायर ही नहीं है। कॉस्ट की बेसिस पे हम जा रहे थे ना, अब इसको चेंज कर लेते हैं ना, $100 मैन्युफैक्चर और आउटसोर्स के 180। अब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाओगे। लेकिन जब आपको ये हम्म। पता चलेगा कि आपके पास ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, फिर क्या करोगे? हम्म। फिर तो जो दूसरा ऑप्शन भले से महंगे ही हो लेकिन वो यस, लेना पड़ेगा। यस। तो इसलिए कभी भी कोई एक पर्सपेक्टिव से आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको दो तीन फैक्टर्स यानी होलिस्टिक व्यू आपको चाहिए। हाउएवर फॉर एग्जाम पर्पस चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि नो लिमिटिंग फैक्टर। तो उसके उसके ऊपर फिर आप क्या करोगे? सिर्फ कॉस्ट को सामने रखोगे। ऑलराइट, सो वी हैव अ स्मॉल एग्जांपल ओवर हियर। बस्टर कंपनी मेक्स फोर कंपोनेंट्स WXYZ। ये आपके पास चार प्रोडक्ट्स आ गए, for which cost in the forthcoming year are expected to be as follows. Production units demand भी आ गई आपके पास, 1000, 2000, 4000, 3000। यूनिट मार्जिनल कॉस्ट आपके पास आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी ये पूरी की पूरी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट एंड कमिटेड कॉस्ट incurred as a direct consequence of making W 1000, 5000, 6000, 8000। अदर फिक्स्ड कॉस्ट इज कमिटेड कॉस्ट, ठीक है, ये 30,000। मुझे ये बताओ कि ये जो अदर फिक्स्ड कॉस्ट है ये आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट है? हमारे देखने के लिए। क्या ये आप डिसीजन लेने के लिए, क्या ये आपके लिए रेलेवेंट है फॉर द डिसीजन मेकिंग? फिक्स कॉस्ट। आई डोंट थिंक। नो, दिस इज नॉट रेलेवेंट। वाई? बिकॉज दिस इज कमिटेड। आप ये डिसीजन लो या ना लो, ये तो पहले से कमिटेड है, ये तो कमिटमेंट है। पड़ेगी, हाँ ये तो ये होगी आपको हर होगी। हाल में पे करनी ही करनी है। गेटिंग द पॉइंट? हम्म। अब आइए, सब कॉन्ट्रैक्टर हैज ऑफर्ड टू सप्लाई यूनिट्स WXYZ।
$4, 12, 21, 10, 14, यानी ये आउटसोर्स का कॉस्ट आ गई आपके पास। अगर आप आउटसोर्स करते हो तो बाहर वाला एक सप्लायर है, वो आपको डब्ल्यू इतने का बना के दे देगा, एक्स इतने का दे देगा, वाई इतने का दे देगा, जेड इतने का दे देगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर बस्टर कंपनी शुड मेक और बाय द कंपोनेंट्स। तो मेकिंग कॉस्ट क्या है? मेकिंग कॉस्ट 14 है, 17 है, 7 है, 12 है। यस और नो? मिक्स आ रहा है। हाँ। ठीक है। लेकिन अभी आप इस पे जजमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अच्छा। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे शामिल करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, और टोटल मुझे बताओ। 1000 मल्टीप्लाई बाय 14 डब्ल्यू की क्या आ रही है? 14,000 आ रही है ना? अरे, हाँ वो तो आ गया। फिर ये, ये 17,000। तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? ये सब आगे पीछे हुआ हुआ है। मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। बेटा आप सीरियस हो जाओ, बहुत कर लिए मजे ईद के। जी जी जी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई WXYZ की। नेक्स्ट क्लास में विदाउट कैलकुलेटर मैं आपको ना देखूं। उसके बाद यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पे क्या आ रहा है अगर आप आउटसोर्स करते हो? कॉस्ट 12,000। 21 मल्टीप्लाई बाय 2000, 42,000, 40,000। ठीक। अब आपको कंपैरिजन इससे करना है कि यहाँ आपको 12,000 डब्ल्यू को वो खरीदेंगे अगर बाहर से, तो $12,000 पड़ रहे हैं। और अगर खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो $14,000। लेकिन ये तो सिर्फ वेरिएबल हम्म कॉस्ट है। ये तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हम्म है। अभी तो आपने इसमें ये भी करना है, फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड करना है। तो 14,000 डब्ल्यू को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट 1,000, तो कितने हो गए? 15,000। 15,000। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं तो डब्ल्यू को 15,000, और अगर आउटसोर्स पे जाते हैं तो 12,000। तो आपको क्या लगता है, डब्ल्यू को खरीदना चाहिए बाहर से या खुद बनाना चाहिए? डब्ल्यू को खुद बनाना चाहिए। क्यों भाई? खरीद खुद बनाने पे तो अच्छा नहीं, 15,000 सॉरी। लग रहे। वो आगे देख रहा था मैं। नहीं नहीं, इसको तो 12,000 है ना, इसको बाहर से लेना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, तो हमने इसको सर्कल कर दिया, ये हम आउटसोर्स करेंगे। ओ, एक्स को कंपेयर करें। एक्स को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट 34,000 प्लस उसकी फिक्स्ड कॉस्ट 5,000, तो टोटल कितनी हो गई इसकी कॉस्ट? थर्टी 39। नाइन थाउजेंड ठीक है, 39K। तो इसको भी खुद ही बना लें क्योंकि वो ये महंगा है बाहर। 15K। तो इसको भी इसको हम, बनाएंगे खुद। और इसको 42,000 बाहर से खरीदने के लग रहे हैं। थर्टी हम्म नाइन के मैन्युफैक्चरिंग के, हम्म मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग 42K। तो अब इसको क्या करना चाहिए हम्म एक्स को? खुद बना लेना चाहिए। यस, मैन्युफैक्चर। वाई, वाई को क्या है? 28,000 वेरिएबल कॉस्ट है, और वाई की फिक्स कॉस्ट क्या है? 6,000। तो 28 प्लस 6,000। 6,000 कितने हो गए? 24, और सॉरी 32, 34। 34,000। ठीक है, 34K। तो इसको भी खुद ही बना लेंगे। 34K मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और आउटसोर्सिंग कॉस्ट कितनी है? 40,000। 40। तो इसको भी खुद मैन्युफैक्चर करें या बाहर से लाएं? खुद ही बनाएंगे। खुद ही बनाएंगे, मैन्युफैक्चर। अच्छा, अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेड। 36,000 वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8,000। तो 36 प्लस 8,000 कितना हो गए? 42। अगेन 42, 8। नो सॉरी, 36 + 8। 44 हो गए ना, 36 प्लस 8। 44। तो इसको बाहर से ले लेंगे। और इसका आउटसोर्स का क्या है? 42। 42 हाँ, तो फिर हम इसको क्या करें? बाहर से ले लेते हैं। आउटसोर्स। ठीक। तो W एंड Z आउटसोर्स, X एंड Y मैन्युफैक्चर। अब आउटसोर्स करने में हम हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है?
और मैन्युफैक्चरिंग करने में सेविंग्स कितनी हो रही है, तो आइए देखते हैं। तो देखें, एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग, ये इन्होंने इस तरह टेबल बना लिया, जो हमने ऊपर परफॉर्म किए इस तरह टेबल में परफॉर्म कर लिया हम्म इन्होंने। एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग या 3,000 है, देयरफॉर इसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट आ रही है, तो इसको भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहाँ हमने 3,000 बचाए, यहाँ हमने 2,000 बचाए, और इसको मैन्युफैक्चरिंग में 3,000 और 6,000 हमारे बच रहे हैं। ठीक है, हम्म। जरा ये पढ़िएगा, ये दो पॉइंट्स पढ़ लें। The company would save 3,000 PA by पर एनम, subcon पीए मतलब पर एनम। अच्छा per annum by subcontracting component W, where the purchase cost would be less than the marginal cost per unit to make internally, and would save $2,000 per annum by subcontracting component Z because of the saving in fixed accounts of 8,000, 2,000 और 3,000, ठीक है। In this example, relevant costs are the variable cost of in-house manufacturer, the variable cost of subcontracted units, and the saving in fixed costs. तो यही कॉस्ट को हम कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि यही रेलेवेंट है हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए, जो कि हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, आई होप ये एग्जांपल क्लियर होता है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मेक और बाय इन में हम किस तरह से डिफरेंशियल कॉस्ट को देख रहे होते हैं। अदर फैक्टर्स टू कंसिडर इन द मेक और बाय इन प्रॉब्लम, तीन और फैक्टर्स हैं जो वैसे देखने चाहिए। इफ कंपोनेंट्स डब्ल्यू एंड जेड आर सब कॉन्ट्रैक्टेड, हाउ विल द कंपनी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज द स्पेयर कैपेसिटी। क्योंकि यकीनन जब आप आउटसोर्स करोगे तो आपका जो लेबर है, जिसके पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 घंटे थे और 5,000 घंटे वो मैन्युफैक्चरिंग में लग गया, मगर 5,000 घंटे तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना वर्कफोर्स के, तो वो फिर क्या हम्म करेंगे? उस टाइम का वो यूटिलाइजेशन कैसे होगी? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स हम्म तो आपने बाहर वाले को दे दिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज को सोचना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये जरूरी है, ये फैक्टर को। दूसरा फैक्टर, वुड द सब कॉन्ट्रैक्टर बी रिलायबल विद डिलीवरी टाइम्स। पता चला आपने आउटसोर्स किया किसी बाहर वाले से, क्या भरोसा है कि वो आपको टाइमली डिलीवर करेगा आइटम या नहीं? आपने तो उधर कस्टमर से कमिटमेंट कर ली, कस्टमर से हम्म एडवांस भी ले लिया, और पता चला उसने, हाँ, सप्लायर ने डिलीवरी टाइम पे नहीं की, फिर क्या होगा? हम्म व्हाट्स योर बैकअप प्लान? एंड वुड ही सप्लाई कंपोनेंट्स ऑफ द सेम क्वालिटी एज दोज मैन्युफैक्चर्ड इंटरनली? हम्म ये भी हाँ, इंपॉर्टेंट ये है भी कि भाई बहुत जो, है। क्योंकि देखिए ब्रांड तो आपका है ना सामने, लेबल तो आपका लगेगा, हाँ लेकिन आपने तो वो हाँ। सब कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है। तो अगर क्वालिटी में 19-20 का भी फर्क आता है तो आपका नाम अफेक्ट होगा। हम्म क्योंकि कस्टमर को तो नहीं पता ना कि आप बाहर से बनवा रहे हो या खुद बना रहे हो, कस्टमर तो आपका हम्म फेस देख रहा है, बिल्कुल। तो वो नाम भी आपका खराब होगा। नेक्स्ट, डज द कंपनी विश टू बी फ्लेक्सिबल एंड मेंटेन बेटर कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस बाय मेकिंग एवरीथिंग इटसेल्फ? अब ये कंपनी के ऊपर है कि क्या वो ये आउटसोर्सिंग के इन दो रिस्क्स को लेना चाह रही है या नहीं लेना चाह रही। अगर नहीं लेना चाह रही, तो भले कॉस्ट उसको ज्यादा पड़ रही है मैन्युफैक्चरिंग की, वो बनाएगी। गेटिंग द पॉइंट? और वो बनाएगी क्यों? उसका लॉजिकल रीजन क्या है? वो बोलेगी कि सब कॉन्ट्रैक्टर पर मैं भरोसा नहीं कर सकती, टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उससे हाँ, ज्यादा काफी नुकसान सारे हो रीजन जाएगा। है। अगर क्वालिटी सेम नहीं हुई तो जो हम वहां सेविंग्स कर रहे हैं उससे रिस्क ज्यादा फैक्टर नुकसान हो है। जाएगा। तो ये रिस्क हम नहीं हम्म लेना चाहते, हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, हम्म जितना भी महंगा हो। जी। ठीक है, तो ये तीन दूसरे फैक्टर्स हैं जो मेक और बाय इन प्रॉब्लम्स में हम कंसिडरेशन में लाएंगे। दो और है हमारे पास, जल्दी से पढ़िए। आधे एस्टिमेट्स। Are the estimates of fixed cost saving reliable? In the case of product W, buying is clearly cheaper than making in-house. In the case of product G, the decision to buy rather than make would only be financially beneficial if the cost savings of $8,000 would really be delivered by management. तो कहा यह जा रहा है कि ये जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट का एस्टिमेट निकाला है, क्या ये रिलायबल है तो एस्टिमेट कि ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ेगी, हम्म हो सकता है ना पड़ ज्यादा रही पड़ गई फिर। हो, हो सकता है कम पड़ रही हो, हु नोस। हाँ ये ठीक है, हाँ चले वो तो ये भी होता है। एक एस्टिमेट है, तो क्या ये रिलायबल है कि नहीं? नेक्स्ट इज द, पढ़िए। Is the buying price sustainable? A supplier will need to be willing and able to supply the products at the prices used in the analysis in the long term. हाँ,
सप्लायर प्राइस कुछ सप्लायर और भी तो दिखा प्राइस दीजिए। बढ़ा सकता है ना। आपने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ हाँ। कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, अचानक से वो रोने लग जाएगा, ओए मेरे वो वॉर में फंस गया माल, फलाना हो गया, अब तो मैं बढ़ा रहा हूँ प्राइस, गैस नहीं मिल रही, कुछ पेट्रोल भी हो नहीं मिल सकता रही, है। सॉरी सर हम उस कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पे नहीं चल सकते। व्हाट विल यू डू? तो महंगा ही हम्म, पड़ गया उल्टा, आप बचाने के चक्कर में आपको उल्टा महंगा ही पड़ गया। यस और नो? ठीक। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए। ये अब आपने खुद से, हाँ, ये मेक एंड बाय इन प्रॉब्लम्स विद द लिमिटिंग फैक्टर्स। अब लिमिटिंग फैक्टर्स आ गए हैं वापस। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने मेक और बाय इन कर लिया। अब लिमिटिंग फैक्टर के साथ आप क्या करोगे? बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है लिमिटिंग फैक्टर। और इसको हमने बस कंबाइन कर लेना है। कैसे कंबाइन करेंगे आइए देखते हैं। ग्रीन कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू कंपोनेंट्स अल्फा एंड बीटा using the same machines for each. The budget for the next year calls for the production and assembly of 4,000 of each component. Okay, क्या कह रहे हैं? The budget for the next year calls for the production and assembly of 4,000 of each component, यानी ये यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, यूनिट्स। The variable production cost per unit of the final product, the gamma, is as follows. क्या कह रहे हैं कि गामा जो एक फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आएगा उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? 1 यूनिट ऑफ अल्फा यूज हो रहा है, 1 यूनिट ऑफ बीटा यूज हो रहा है, फिर उसकी असेंबली यूज हो रही है। तो ये सारी जो है ना वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आ रही है। और ये आवर्स हैं जो यूटिलाइज हो रहे हैं। कह रहे हैं कि 16,000 घंटे हैं मशीन टाइम विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के 16,000 घंटे हमारे पास मशीन टाइम है। तो हम जरा कैलकुलेट कर लें कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। अल्फा को बनाने, अल्फा यूनिट के लिए हमारे पास हमें 3 घंटे चाहिए और 4,000 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो 3 × 4,000 इज हाउ मेनी आवर्स? 12,000 आवर्स रिक्वायर्ड। राइट अब्दुल्ला? आर यू विथ मी? यस। 2 आवर्स ऑफ बीटा मल्टीप्लाई बाय 4,000, 8,000 आवर्स। So total machine hours required is how much? 20,000 hours. However, how many hours you have available? 16,000. Shortfall is how much? 4,000। 4,000 hours shortfall. And a subcontractor has quoted the following unit prices for supplying components. Alpha के $29 and बीटा के $40। ये मतलब अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो ये हमें कॉस्ट पड़ेगी। Advise green company and calculate the total variable cost of the optimal solution. अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है भैया? ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? अगेन लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस के जो 5 स्टेप्स हैं वो आपको जहन में रखने हैं। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द, लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास? हाँ, ये आवर्स कम हो रहे हैं मशीन। मशीन टाइम। और हमारे पास शॉर्टफॉल हमने निकाल ली है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। यस और कॉस्ट नो? का। सेकेंड स्टेप क्या है? बिल्कुल। कॉन्ट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट निकालना। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस कहीं गिवन है हमारे पास सेलिंग अल्फा प्राइस बीटा की? ये 29 और 40। ये तो सब कॉन्ट्रैक्टर की प्राइसेस है ना, कि सब कॉन्ट्रैक्टर आपको इतने में देगा, सेलिंग प्राइस तो नहीं है। तो फिर हम कंट्रीब्यूशन कैसे तो सेलिंग निकालेंगे? प्राइस खुद निकाल लेंगे ना, सेलिंग प्राइस खुद निकाल लेंगे। कैसे खुद निकालेंगे बताइए? मशीन आवर्स हमारे लग रहे हैं 3, वेरिएबल कॉस्ट सारी 20। निकल तो जाएगी खुद, जहन में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं निकल सकती बेटा, हर हर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन होती है। सेलिंग प्राइस नहीं गिवन इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यानी हम सेकंड स्टेप जो कंट्रीब्यूशन निकालने हैं वो हम मिस फुल वर्क नहीं निकाल पाते। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारे पास हो और टोटल यूनिट्स, हाँ टोटल यूनिट्स हो तो ना, तो नहीं निकल सकती है। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास विच इज $20 पर यूनिट हम्म। एंड $36 पर यूनिट। हम्म। ठीक है, इसको हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके विच इज 4,000 हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट भी यहाँ पे नहीं गिवन है, हाँ, फिक्स कॉस्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट भी नहीं गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक हमें बोला जा रहा है कि कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब तक हम कंट्रीब्यूशन नहीं पता लगा लेते कि हमें अल्फा पहले हम्म। बनाना चाहिए या बीटा पहले बनाना चाहिए? क्योंकि जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन बना के देगा वही हम बनाएंगे ना। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ तो सेलिंग प्राइस नहीं गिवन,
So how are we going to do? Let's read. Let's see what else we have given. The assembly costs are not relevant cost because they are unaffected by the make or buy in problem. Units subcontracted should be those which will add least to the cost of green company, since 4,000 hours of work must be subcontracted. The cheapest policy is to subcontract work which adds the least extra cost, the least extra variable cost per hour of own time saved. So let's jump to the solution and see how it is done. रिक्वायरमेंट 20,000 आवर्स, अवेलेबल 16,000, शॉर्टफॉल 4,000, यहाँ तक हम पहुंच गए थे. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अल्फा इज $20. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग बीटा इज $36. ये भी मेंशन थी क्वेश्चन में, ठीक है, मेंशन थी 36. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग, ये हमें सब कॉन्ट्रैक्टर का गिवन था $29 हाँ एंड गिवन था। $40. ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन निकाला. एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग, एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग $9, $4. यानी कि अगर हम बाय की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा $9 पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो एक्स्ट्रा $4 पे करने पड़ेंगे. तो इससे तो बेहतर है हम दोनों बना लें घर पे इन हाउस. यस और नो? लेकिन अभी और भी रीजंस तो आ रहे हैं आगे। लेकिन अभी और चीज है, और चीज क्या है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है. हम्म। क्या हमारे लेबर मशीन इनफ आर्ट्स है? पे आ रहा था ना। तो मशीन आवर सेव बाय बाइंग, बाय अगर हम करते हैं तो हम कितने घंटे बचा लेंगे अपने. एक अल्फा बनाने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं, तो $9 माई डिवाइडेड बाई 3 आवर्स, तो हमारे पास $3 बच रहे हैं अल्फा अगर हम खरीदते हैं तो. और यहाँ पे हमारे पास हम्म, $2 बच रहे हैं. तो पता ये चला कि पहले हम बीटा खरीद लेंगे, यानी पहले हम अल्फा बनाएंगे और फिर हम बीटा बनाएंगे, और वाइसा वर्सा, हम पहले बीटा खरीदेंगे और फिर हम अल्फा खरीदेंगे. बनाएंगे। So the priority for making the components in-house will be in the reverse order to the preference for buying them from a subcontractor. यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव का खेल है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहे हैं, या एग्जामिनर आपसे किस पर्सपेक्टिव से आंसर डिमांड कर रहे हैं. पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा तो आंसर भी, जैसे आंसर राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगा. यहाँ बाइंग के ऊपर फोकस है, हो सकता है आपसे एग्जामिनर मेकिंग के ऊपर पूछे ज्यादा. यू हैव टू सी व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग. यहाँ पे बात क्लियर हो रही है? और जी। सिर्फ ये नहीं, इस तरह और भी बहुत सारे स्टाइल्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. जब आप रिवीजन किट में बैठेंगे करने सॉल्व, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे. हर क्वेश्चन दूसरे से मुख्तलिफ होगा, लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता. सो विद द गिवन इंफॉर्मेशन यू नीड टू फाइंड द गिवन रिक्वायरमेंट. अच्छा जी. अच्छा, मैं आज से मैं सारा का पुराना रिवीजन शुरू कर दूंगा। यस प्लीज, यू बेटर. बिल्कुल आपका सारी क्लासेस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रिवीजन शुरू करें क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट खत्म पे है कोर्स. और जैसे ही खत्म होगा फिर मैं आपके टेस्ट और मॉक्स लाइंड अप करेंगे, फिर आपको एग्जाम भी देना है. तो इसलिए आप बिल्कुल रिव्यू अपना स्टार्ट कर लें जितना जल्दी हो सके. ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है शॉर्ट टर्म डिसीजंस का. ये तीनों टॉपिक्स हमने कवर किए, रेलेवेंट कॉस्ट, लिमिटिंग फैक्टर एंड मेक और बाय इन प्रॉब्लम्स. कोई सवाल यहाँ पे? नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आज की कहानी यही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. और आप जो है अपना रिवाइज करें और रिवीजन किट सॉल्व करना शुरू करें. चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए थे उसको लिख के कीजिएगा प्लीज, लिख के कीजिएगा. जब आप लिख के करेंगे तो आपको एक्चुअली समझ आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, प्रॉपरली सब चीज हुई नहीं हुई, वो तब आपके जाके माइंड में रजिस्टर हो. ठीक है, उसके बाद फिर क्विक क्विज करना है, क्वेश्चन बैंक करना है, और फिर रिवीजन किट के क्वेश्चंस करना है. जब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, देर इज नो वे यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन एनीथिंग. खुद को डेडलाइन दें. आज 25 मार्च है, खुद को डेडलाइन दें कि मेरा 25 अप्रैल तक पेपर मैं दूंगा. एक महीना दें खुद को पूरी प्रेपरेशन के लिए एटलीस्ट, और 25 अप्रैल तक मुझे देना ही देना है अपना पेपर. जब आप माइंड बनाओगे इस तरह से, तब आपका ब्रेन बोलेगा हाँ पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सा वक्त रह गया. ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नहीं बस, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.